भारत के रतन टाटा जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने अपनी आखिरी सांस मुंबई के ब्रूच कैंटी हॉस्पिटल में लिया। देश ने सबसे बड़े बिजनेसमैन और सबसे बड़े दानवीर को खो दिया। रतन टाटा जी को हार्दिक श्रद्धांजलि उनकी इस मौत पे। इतने सारे पैसों का मालिक होने के बावजूद भी रतन टाटा जी आम जिंदगी जिया करते थे जैसे आम लोग रहते हैं। अपनी दौलत का बड़ा हिस्सा देश और लोगों में भलाई के लिए दान में दे दिया करते थे। तो चलिए रतन टाटा जी की शुरू से लेकर लास्ट तक की कुछ कहानियां मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो मैं कहानी बताने जा रहा हूं वो एक ऐसे शख्स की कहानी है जो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और बहुत बड़े दानवीर थे। उनसे हर किसी को प्रेरणा लेना चाहिए कि जिनके पास सारे ऐशो आराम थे, पैसे भी थे, फिर भी आम लोगों की तरह जीते थे और हर किसी का मदद किया करते थे। रतन टाटा जी का जन्म सूरत में हुआ था और उनका पालन पोषण भी वहीं पे होने लगा और उनका पालन पोषण उनकी दादी ज़्यादा उनकी देखभाल करती थी। जैसे तैसे रतन टाटा जी बड़े होने लगे, फिर उनकी स्कूली पढ़ाई मुंबई के जॉन केनेस स्कूल में होने लगी। फिर वहाँ से थोड़ा और बड़े हो गए और कुछ तालीम, कुछ पढ़ाई के लिए उनको न्यूयॉर्क भेज दिया गया और न्यूयॉर्क में वो पढ़ाई अपनी इंजीनियरिंग की करने लगे। अब घर में जितने लोग थे सब इंडिया में थे और रतन टाटा जी न्यूयॉर्क में पढ़ाई इंजीनियरिंग की कर रहे होते हैं और वहीं पे एक दो जगह वो छोटी बड़ी नौकरी भी करते थे। उसी टाइम वहाँ पे रतन टाटा जी को एक लड़की से प्यार हो जाता है और प्यार होने के बाद रतन टाटा जी सोचते हैं कि उस लड़की से हम शादी करेंगे और वो लड़की भी तैयार रहती है रतन टाटा जी से शादी करने के लिए। लेकिन जब ये बात रतन टाटा जी के दादी को इंडिया में खबर आती है कि रतन टाटा जी किसी लड़की से प्यार करते हैं तो उनकी दादी रतन टाटा जी को फ़ोन करती हैं और बोलती हैं कि तुम जल्दी से इंडिया आ जाओ। रतन टाटा जी अपनी दादी की बात बहुत माना करते थे क्योंकि बचपन से ही उनकी पालन पोषण, उनकी देखभाल उनकी दादी ही किया करती थी। रतन टाटा जी के दो भाई और थे। अब अपनी दादी की बात सुनकर रतन टाटा जी अमेरिका से इंडिया आ जाते हैं और आने के बाद इंडिया अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। अब वो दोबारा सोचते हैं कि मैं फिर से वहाँ पे जाके उस लड़की से शादी कर लूँ, लेकिन उसी बीच इंडिया और चाइना से लड़ाई हो रही होती है। लगभग ये 1962 की बात है। फिर वहाँ पे नहीं जा पाते हैं, फिर उस लड़की का भी शादी हो जाता है जिससे रतन टाटा जी प्यार किया करते थे। अब रतन टाटा जी की दादी बोलती हैं कि अब आपको यहीं पे रहना है, इंडिया में रहना है और आपको बिजनेस में हम लोगों का हाथ बढ़ाना है, साथ देना है। रतन टाटा जी मान जाते हैं और बोलते हैं ठीक है, मैं कुछ भी काम कर लूँगा। सबसे पहले उनको कंपनी में भेजा जाता है, पूरी कंपनी घुमाया जाता है। फिर उस टाइम के जो चेयरमैन रहते हैं उन्हीं के घर के कोई एक सदस्य रहते हैं और हमारी कुछ कंपनियां घाटे में चल रही हैं और कोई संभालने वाला नहीं है। रतन टाटा जी मान जाते हैं और कंपनियां संभालने में लग जाते हैं। उस टाइम कुछ कंपनियां जो घाटे में चल रही होती है, एक कंपनी थी जिसका नाम लिल्को रहता है, वो भी घाटे में चल रही होती है। रतन टाटा वहाँ के डायरेक्टर बन के जाते हैं, उनको वहाँ का कमान दिया जाता है निल्को का कि आप इसको देखिए, ये कई सालों से घाटे में चल रही है। लेकिन रतन टाटा जी जैसे वहाँ का कमान संभालते हैं और वहाँ पे अपनी सूझबूझ और अपनी मेहनत से उस कंपनी को चलाने लगते हैं तो कुछ ही महीनों बाद वो कंपनी जो घाटे में चल रही होती है वो मुनाफे में चलने लगती है, कंपनी को प्रॉफिट होने लगता है। अब जब उस टाइम के जो चेयरमैन होते हैं और उनकी दादी होती हैं, वो लोग देखते हैं कि रतन टाटा जी तो बहुत अच्छे से कंपनी के जो घाटे में चल रही थी उसको मुनाफे में ले दिए। वो लोग बहुत खुश होते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद वहाँ पे एक स्ट्राइक आती है, वर्कर लोग स्ट्राइक करते हैं और कुछ मजबूरी कारण उस कंपनी को बंद कर दिया जाता है।
अब एक ऐसा होता है कि बहुत से आदमी किसी काम को करते हैं, अगर उनसे वो काम नहीं होता है या कुछ बीच में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो एक धब्बा लग जाता है कि इसी आदमी के ऐसा हुआ। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं होता है, क्योंकि सब लोग बहुत खुश थे रतन टाटा जी से कि उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से नीलको को चलाया और जो घाटे में चल रही थी उसको प्रॉफिट में लाया। लेकिन बंद होने के बाद भी वो लोग कुछ नहीं बोले। 1977 में जब ये नीलको कंपनी बंद करनी पड़ती है तो रतन टाटा जी नहीं चाहते थे कि इस कंपनी को बंद किया जाए, क्योंकि जो घाटे में चल रही थी उसको इन्होंने मुनाफे में लाया था। लेकिन ऊपर से जो ऑर्डर थे, जो उनके ऊपर और थे घर के लोग, इसके वजह से उस कंपनी को बंद करना पड़ा। लेकिन दूसरी कंपनी एक रहती है, उसकी कमान रतन टाटा जी को दिया जाता है, जो कपड़ों की फैक्ट्री रहती है। लेकिन फिर इधर भी ऑर्डर आता है कुछ महीनों बाद कि इसको भी बंद करना पड़ेगा। अब दो कंपनियां रतन टाटा जी को मिलती है चलाने के लिए, लेकिन जो कंपनी घाटे में चल रही होती है उसको बहुत सूझबूझ से रतन टाटा जी बहुत अच्छे प्रॉफिट में ला देते हैं, लेकिन दोनों कंपनियां बंद हो जाती है। अब जो उस टाइम के चेयरमैन होते हैं वो समझ गए रहते हैं कि अब टाटा ग्रुप को उनका वारिस मिल गया है और टाटा ग्रुप को रतन टाटा ही चलाएंगे। लेकिन ऐसे करते करते और 8-10 साल बीत जाते हैं और रतन टाटा जी उस कंपनी में कुछ ना कुछ काम और सबका हेल्प करते रहते थे, काम करते रहते थे। अब इन दोनों कंपनियां बंद होने के बाद रतन टाटा जी को और जिम्मेदारियां दी गई और वो अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करते थे और बहुत सरल तरीके से करते थे। सब वर्कर लोग से दोस्ती और फ्रेंडशिप के जैसे रहा करते थे। 1991 में रतन टाटा जी को टाटा की सारी कमान सौंप दी गई, यानी कि टाटा ग्रुप का चेयरमैन रतन टाटा जी को 1991 में बना दिया गया। और दरअसल बोर्ड के सामने सबने वोट भी रतन टाटा जी को ही डाला। तो घर के कुछ लोग नाराज थे कि रतन टाटा जी को ही क्यों इसका चेयरमैन बनाया जाता है, लेकिन 1991 में रतन टाटा जी, हमारे वाले रतन टाटा जी को टाटा ग्रुप का चेयरमैन और सारी सामान सौंप दी जाती है। उसके बाद रतन टाटा जी टाटा ग्रुप को बहुत आगे ले जाते हैं, बहुत अच्छे से सबसे फ्रेंडशिप से जैसे मिलजुल के रहते थे। उस टाइम टाटा मोटर की शुरुआत की और उसके बाद टाटा मोटर्स को इतना आगे ले गए कि देश में और दुनिया में नंबर 1 पे आने लगे। उस टाइम टाटा जी का एक सपना था कि हम लोग भी एक ऐसा कार बनाएंगे जो मार्केट में कम पैसों में और सबके लिए फायदेमंद होगा। उसी टाइम रतन टाटा जी एक इंडिका कार आई थी, आप लोग को शायद याद होगा, लगभग आज से 20 साल पहले इंडिका कार आई थी, मार्केट में लॉन्च हुई थी। इंडिका कार जैसे मार्केट में आई, जितना उसकी बिक्री होनी चाहिए, जितना उसका मार्केट होना चाहिए, उतना मार्केट उसकी नहीं हो पाई और वो घाटे में वो कंपनी चलने लगी इंडिका कार की। अब इतना ज़्यादा नुकसान होने लगा कि बहुत से लोग और जो रतन टाटा जी के घर में थे वो लोग भी रतन टाटा जी से बोलने लगे कि इस कंपनी को बेच दिया जाए, इससे प्रॉफिट नहीं हो रहा है। अब रतन टाटा जी बेचने के लिए पहले तो तैयार नहीं होते हैं, लेकिन घर के कुछ लोग और जो बोर्ड होता है, मतलब हर एक कंपनी में एक होता है, सबकी यही राय थी कि इस कंपनी को बेच दिया जाए, इंडिका कार को। उसके बाद रतन टाटा जी अमेरिका गए। अमेरिका का एक फोर्ड कंपनी और रेंज रोवर बनाने वाली एक कंपनी का एक मालिक होता है, उसने बोला कि मैं आपकी कंपनी खरीद लूँगा। अब रतन टाटा जी अमेरिका चले जाते हैं उस आदमी से मिलने जो फोर्ड और रेंज रोवर कंपनी का गाड़ी बनाया करता था। जब वहाँ पर बैठते हैं सब बात मीटिंग में हो जाती है, अब साइन होने वाली रहती है, लेकिन वो आदमी एक बात बोलता है जो रतन टाटा जी को बुरी लग जाती है। वो ये बात बोलता है कि जब आपको इसके बारे में, मोटर के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है तो आप इसमें क्यों पड़े। बस इतना ही बात वो आदमी रतन टाटा जी से बोलता है और ये बात इनके दिल को लग जाती है। रतन टाटा जी वहीं से उठते हैं और फैसला करते हैं मन ही मन में कि मैं अब उस कंपनी को नहीं बेचूंगा और उसी में थोड़ा आइडिया चेंज करके और कुछ अपना मिला के उसको नई मॉडल में दुनिया के सामने पेश करूंगा। अब वहाँ से वो इंडिया आ जाते हैं और फिर से एक अलग टीम बनाते हैं
और रिसर्च करते हैं कि हम लोग क्या गलती की थी उसमें जिससे वो नहीं चल रहा था। फिर टाटा मोटर्स अपनी अलग एक गाड़ियाँ बनाने स्टार्ट कर दी, अलग ब्रांड का गाड़ी निकालना स्टार्ट कर दी रतन टाटा जी के दिमाग से। अब एक टाइम ऐसा आता है जिसने रतन टाटा जी का बेइज्जती किया था अमेरिका में कि आपको जो कुछ करना नहीं होता है तो आप क्यों करते हैं। उस टाइम रतन टाटा जी की जो टाटा मोटर है वो दुनिया में नाम कर रही थी। एक टाइम ऐसा था जिस टाइम में घाटे में चल रही थी, लेकिन रतन टाटा जी जब वहाँ से आए और थोड़ा उसको चेंजिंग किए, थोड़ा बदलाव किए तो एक नंबर पे आ गई। जो घाटे में कंपनी चल रही थी वो मुनाफे में चलने लगी। अब जो अमेरिका का जो आदमी रहता है ऐसा नौबत आ जाता है कि उसकी दिवालिया निकल जाता है और उसका कंपनी बेचने की कगार पे आ जाती है। तब रतन टाटा जी को मालूम चलता है कि मैं जिसके पास गया था अब उसकी कंपनी बिकने वाली है। तब रतन टाटा जी इंडिया से उस ओनर को फ़ोन करते हैं अमेरिका में जो रहता है और उसको बोलते हैं कि मैं आपकी कंपनी खरीदूंगा, लेकिन आपको इंडिया आना पड़ेगा, मैं अभी अमेरिका नहीं आ सकता हूँ। अब जो रेंज रोवर और फोर्ड की गाड़ी बनाया करता था उसका मालिक इंडिया आता है। बाकायदे रतन टाटा जी उसके साथ में लंच डिनर सब करते हैं और अच्छे से बात करते हैं और उसकी कंपनी को खरीद लेते हैं। और यहीं तक नहीं, रतन टाटा जी दिल के इतने स्वाभाविक आदमी थे, उसने जो भी बात अमेरिका में बोला था रतन टाटा जी वो बात नहीं दोहराते हैं कि इस आदमी को बुरा लग जाएगा, ये हमारा मेहमान है, ये सोच सकते, ऐसा दिल था हमारे रतन टाटा जी का। और इतना ही नहीं, उसकी कंपनी खरीदने के बाद रतन टाटा जी भी बोले कि मैं ये नहीं करूँगा कि रेंज रोवर या फोर्ड की गाड़ी में मैं टाटा मिक्स कर दूंगा, मतलब नाम दोनों मिला दूंगा, जो नाम है वही नाम रहेगा, कोई बात नहीं। और उसको सम्मान के साथ में बाकायदा वहाँ से फिर अमेरिका भेज देते हैं, उसकी कंपनी खरीद लेते हैं। लेकिन जाते जाते वो आदमी बोलता है कि सब कोई रतन टाटा नहीं बन सकता, क्योंकि रतन टाटा बस एक ही है, दिल के बहुत सच्चे हैं। तो ये तो कहानी थी टाटा मोटर की और वो फोर्ड की जो ओनर ने जिसने बेइज्जती किया था रतन टाटा जी का, लेकिन रतन टाटा जी ने उसको एकदम प्यार से सम्मान से उसको घर बुलाया, उसकी कंपनी खरीदी, फिर उसको वापस भेज दिया। और एक और कहानी सुनने में आता है रतन टाटा जी का, 2018 की बात है, इंग्लैंड की जो महारानी होती है वो एक स्पेशल अवार्ड देना चाहती थी रतन टाटा जी को, क्योंकि रतन टाटा जी बहुत से ऐसे ट्रस्ट में दान देते हैं और लोगों से उनका मिला और प्यार स्नेह देखकर, और एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। इसके खास एक अवार्ड दिया जाता है, वो भी इंग्लैंड की महारानी, जो स्पेशल लोगों को दिया जाता है। उस टाइम 2018 में जब बुलाया जाता है रतन टाटा जी को, तो रतन टाटा जी कुछ कारण आ जाता है, उसके बजाय वहाँ पर नहीं जाते हैं और बोलते हैं कि मैं आप लोग से माफ़ी चाहता हूँ कि मैं उस कार्यक्रम में नहीं आ पाऊँगा और दूसरा कोई आदमी जाएंगे। लेकिन कुछ टाइम बाद वो महारानी गुजर जाती है, फिर वहाँ पे उनका कोई लड़का या उन्हीं के घर का कोई प्रिंस बैठता है और एक इंटरव्यू के दौरान वो बताता है कि मैं आपको बताऊंगा कि रतन टाटा जी को एक बार हम लोग इंग्लैंड में पुरस्कार देने के लिए, एक अवार्ड देने के लिए बुलाए थे, लेकिन रतन टाटा जी उस दिन क्यों नहीं आए ये दुनिया को मालूम नहीं है और रतन टाटा जी ने भी किसी को बताया भी नहीं। प्रिंस बताते हैं कि जब उस टाइम हम लोग उनको बुलाने के लिए आमंत्रित किए थे तब रतन टाटा जी ने बोला था कि मैं आ नहीं सकता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मेरे कुत्ते का तबीयत खराब है, उसका ज़्यादा सीरियस है, उसको मैं ही देखता हूँ और मैं चला जाऊँगा तो कौन उन लोग को देखेगा, इसके लिए मैं वहाँ पे हाजिर नहीं हो सकता हूँ। तो आप लोग सोच सकते हैं, जो इंसान जानवरों से इतना प्यार करता है और सब लोगों की मदद करता है, वो इंसान तो बस एक रतन टाटा ही हो सकते हैं। वो प्रिंस ये बात अपने इंटरव्यू के दौरान रतन टाटा जी के बारे में बताया कि रतन टाटा हर कोई नहीं बन सकता है। और आप लोग को भी मालूम है रतन टाटा जी डॉग से बहुत प्यार करते हैं। उनके लिए मुंबई में 5 मंजिला एक हॉस्पिटल भी है, जिनमें कुत्तों का और जितने भी मतलब डॉग है, जानवर हैं, सबका इलाज वहाँ पे फ्री में होता है। तो रतन टाटा जी के पास बहुत से पैसे थे और पैसों की कमी नहीं थी। लगभग 160 अरब मिलियन डॉलर के वो मालिक हैं थे, लेकिन कभी भी
जैसे बड़े लोग रहते हैं उनके जैसे वो नहीं रहे। आम लोगों की तरह ज़िंदगी जीना, आम लोगों की तरह सबके बीच में रहना, सबकी मदद करना और अपने मुनाफे के ज़्यादा पैसा गरीबों में और देश के हित के लिए दान में दे दिया करते थे। लेकिन कुछ बीमारियों के चलते वो कुछ दिनों से मुंबई के हॉस्पिटल में एडमिट थे और उनकी तबीयत और बिगड़ गई और वो इस दुनिया से चले गए। तो ऐसे लोग दुनिया में बार बार नहीं आते हैं। रतन टाटा जी का जिंदगी में बहुत से ऐसे भी टाइम आए जब वो शादी कर सकते थे। रतन टाटा जी से इंटरव्यू में भी पूछा गया रहता है कि आपने शादी क्यों नहीं की या आपके ज़िंदगी में वैसा टाइम आया ही नहीं। रतन टाटा जी बताते हैं उस टाइम कि मेरे ज़िंदगी में 3 या 4 मरतबा ऐसा टाइम आया जब मैं शादी कर सकता था, लेकिन कुछ ना कुछ उस टाइम काम, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता था, इसके लिए मैंने कभी शादी ही नहीं किया, टाइम ही नहीं मिला। तो आप लोग सोच सकते हैं जो आदमी इतना बड़ा पैसे वाला हो उसके पास शादी करने के लिए टाइम नहीं था। वो बस हमारे रतन टाटा जी हो सकते हैं जो दिल से सच्चे मन से सबकी मदद करते थे। और एक बार इंटरव्यू के दौरान रतन टाटा जी से पूछा भी गया कि आपने कभी किसी से प्यार किया था, कभी किसी से शादी करना चाहते थे। तब रतन टाटा जी बताते हैं कि एक एक्टर है सिमी घेरवाल, जो मेरा जोकर मतलब पुराने ज़माने की हीरोइन है, 1970-80 के दशक की वो हीरोइन है, उन्हीं से वो प्यार करते थे, लेकिन उनसे भी उनकी शादी नहीं हो पाई। और उनको फिल्मों में भी आप देख सकते हैं, सिमी घेरवाल जो वाइट ड्रेस पहनने में मशहूर हैं और बहुत ही खूबसूरत है। तो ये थे कुछ रतन टाटा जी की बातें, अनसुनी कहानियाँ। अभी तो वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन अब टाटा ग्रुप की चेयरमैन कौन बनेगा, अब अगला टाटा ग्रुप को कौन चलाएगा, ये तो अब आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। क्योंकि रतन टाटा जी के अभी 2 भाई हैं, एक जो हैं वो मुंबई में रहते हैं और वो अपनी ज़िंदगी साधारण तरीके से जीते हैं, और एक और उनके भाई हैं तो उनकी बस 2 लड़कियां हैं जो ताज होटल हो गया या और भी जो बिजनेस हो गया वो लोग देखती हैं। तब इन चारों में से कोई ना कोई अब टाटा ग्रुप का कमान संभालेगा। तो आगे जो भी अपडेट आएगा तो मैं आप लोग को ज़रूर बताऊंगा। अगर बोलने में कुछ गलती हो गया होगा तो अपने भाई को माफ़ कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं। धन्यवाद।